चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मीन लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन इज अबाउट। पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की मीन लाइफ कितनी होती है। ओके, तो जो न्यूट्रॉन की जो मीन लाइफ हुआ करती है वो याद कर लीजिए कि न्यूट्रॉन की जो मीन लाइफ होती है अ, 885 सेकेंड के आसपास होती है बेटा। ओके, हेलो, यस सर। हाँ सर। 885 सेकेंड, और मोर क्लियरली यदि देखा जाए तो 885 प्लस माइनस 0.7 सेकेंड, ये इसकी मीन लाइफ होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें जो सबसे पास में है 1000 सेकेंड। चेक करो बेटा, आंसर बी होना चाहिए इसका। ठीक है, यस सर, बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, half life of radioactive radon is 3.8 days. The time in 1/32 part of the radiation radon will be remained. ओके, तो हाफ लाइफ टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ लेट्स देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा। अपन ने क्या पढ़ा है, अमाउंट लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल रेडियो एक्टिव सैंपल की अमाउंट इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। n मतलब कितने लाफ लाइफ हो गए, कितने हाफ लाइफ हो गए हैं। यस सर। तो देखिए द हाफ लाइफ यहाँ पर जो है दिया गया है, पहले देखिए 1/32 बचता है ना। तो 1/32 ओरिजिनल पार्ट का मतलब यू कैन राइट हियर 1/32 इक्वल टू 1/2 की पावर n हो गया। तो 1/32 को क्या लिख सकते हो एलिस, आप लिख सकते हैं 1/32 को 1/2 की पावर 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। यस सर। तो कंपेयर करने पर n इक्वल टू 5, मतलब 5 लाफ 5 से गुजर चुका है ये। क्लियर, बोलो। यस सर। ओके, हाँ 5 सर। हाफ लाइफ से गुजर चुका है। अब 1 लाफ 5 जो है वो 3.8 का है, तो 5 हाफ लाइफ गुजरने में कितना समय लगा होगा। ओके, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 हाफ लाइफ का टाइम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो एक हाफ लाइफ का टाइम है 3.8 डेज मल्टीप्लाइड बाई 5। बेटा सॉल्व कर लो, 5 गुणे 8 40, कैरी आ गई 4, 5 3 15, 4 19, आंसर 19 डेज। चेक करो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए इसका। बी लिखा है। ठीक है, हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 डन। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये तो पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी किससे बनती है, मास डिफेक्ट से बनती है। बोलो यस और नो। मास डिफेक्ट। यस सर। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। ओरल क्वेश्चन ये है। हाँ सर। ओके, दिस इज ओरल क्वेश्चन, देखते ही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहला वाला बेटा रट्टा था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मीन लाइफ आपको रटना पड़ेगी है, रट लीजिएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन्स आर यूज इन न्यूक्लियर फिजन बिकॉज। न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा। न्यूट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड हेंस नॉट रिपल्ड बाय द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स कुड बी एक्सेलरेटेड बाय अ ग्रेटर एनर्जी। डी। तो देखिए अट्रैक्शन नहीं होता है, प्रोटॉन से कम ही होता है मास बेटा, न्यूट्रल होते हैं इसलिए रिपेल्ड नहीं होते हैं, नहीं इसका कोई फंडा नहीं है।
है ना। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, क्योंकि ये हैवी होते हैं कंपेरेटिवली, तो इसको जो है आप ज़्यादा एनर्जी से एक्सेलरेट कर सकते हो, तो इसका आंसर डी। डन। हाँ सर। फोर्थ का डी होगा इसका आंसर, चेक करो। यस सर, डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If energy of the k alpha spectral lines of an atom is 59 k electron volt, the wavelength of the k alpha line, चलो नाम बदल दिया k alpha line का wavelength, तो लेमडा का फॉर्मूला E इक्वल टू एच सी एच न्यू होता है, उससे बन जाएगा ये फॉर्मूला। फिफ्थ क्वेश्चन, पहले इसको क्रॉप कर लूँ। हाँ देखिए, हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू होता है एच न्यू, तो E इक्वल्स टू हो गया एच सी बाई लेमडा। तो हमें क्या चाहिए है, वेवलेंथ चाहिए ना, तो लेमडा इक्वल टू हो गया एच सी अपॉन ई। अब आपको याद होगा बेटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी भी आपको लेमडा एंगस्ट्रॉम में चाहिए है, 1240 ऐसा कुछ है। हाँ, लेमडा इक्वल टू एच सी बाई ई, अगर आपको लेमडा एंगस्ट्रॉम में चाहिए होता है तो एच सी की वैल्यू क्या होती है, 931 कुछ करके, देखो ज़रा, लिखाई थी ना उस दिन। बट उस समय जो एनर्जी आपकी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देनी पड़ेगी आपको। चलो छोड़ो, गोली मारो, खुद से कर लो। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होता है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8, और एनर्जी कितनी दी गई है, 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 59 की जगह 59, किलो की जगह 10 की पावर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब ये सॉल्व कर लो बेटा, तो सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है देखो ज़रा, सॉल्व करिए। 10 की पावर -34 और -19, ऊपर जाके +19, 8 और 3 11। हाँ बोलो। इसकी वैल्यू 1240 कुछ भी होती है ना, नहीं, एच सी की। वो अलग है बेटा, वो अलग है। वो वेवलेंथ जो होता है वो डिफ्रैक्शन वोल्टेज के लिए लेमडा इक्वल टू अंडर रूट वी के टर्म्स में आता है, वो जो आप कह रहे हो 11.12.24 अपॉन अंडर रूट वी जो आता है, जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं सर, एच सी अपॉन ई में एच सी की वैल्यू ऐसे लिखते हैं बेटा वो इसमें। ये था, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी, वो ये था। ठीक है, याद आया। यस सर। अब एक काम करो, एक बुक निकालो, इसे चेक करो जल्दी से, चलो निकालो क्या होती है इसकी वैल्यू। देखो 12.24 एंगस्ट्रॉम, जरा देखो, यस सर। अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, चेक करो यही है। सर ऐसे ही है कुछ। एलिस फार्मूले क्यों नहीं लिख लेती हो बेटा, अरे लगा लेना यार फार्मूले सारे लिख करके, कितना परेशान होगी बताओ। हाँ सर। कब करोगी ये काम, या तो वो डायरी में सारे फार्मूले लिख लो यार एलिस। यस सर। मैं तो कहूँगा दीवार में ही चिपकाना ज़्यादा सही है, तुरंत नज़र गई फार्मूला खट से देख लिया। हाँ सर। देखो यही है आंसर, या मतलब यही फार्मूला है लेमडा वाला। हाँ सर, ये याद आ रहा है मुझे, ऐसे ही है। ना बुक में देखो, याद होने से मतलब नहीं, बुक में देखो। और ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई है, क्योंकि इसमें 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अलग चीज़ है, ये तो फोटोन वाला लग रहा है इसमें, ये मैटर वेव के लिए है। ये मैटर वेव पर अप्लाई है। मिला।
मिल गया? सर अभी मिला नहीं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जहाँ पे है वहाँ पे होगा। हाँ सर। चैप्टर नंबर है वो इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, क्या बोलते हैं उसको, डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसमें। हाँ सर मिल गया। यही है। 1.227 अपॉन √V। हाँ, तो वो एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा, मेरे ख्याल से नैनोमीटर में कर दिया होगा वो। हाँ नैनोमीटर में है ये। हाँ, तो बात वही फिर हो गई इसकी ना, मैंने 12.24 कर दिया तो एंगस्ट्रॉम में आ गया। हाँ सर। ठीक है, बट ये मैटर वेव के लिए है, ये अलग है बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच सी हाँ अपॉन ही अलग है। ये मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने हाँ लास्ट क्लास में लिखाई थी, 931 कुछ होती है, बट उसके लिए शर्त हाँ। ये है कि नीचे वाला मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तब बदले जाएगा। तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इससे बेहतर है कि सीधे सॉल्व कर लो इसको। ओके, यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना हाँ सर। बेहतर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है इसका 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कर लो जी, कर दूँ सॉल्व? नहीं सर ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड सिलिकॉन एट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कैसे एक्ट करते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसे एक्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब T इक्वल टू 0 केल्विन पे कैसे एक्ट करते हैं? परफेक्ट इंसुलेटर। कि सुपर कंडक्टर भी दिया है, ओके। अच्छा, सुपर कंडक्टर भी ऑप्शन है, तो भैया 0 केल्विन तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, और 0 केल्विन पर तो सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है। यस सर। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, सिक्स्थ का। चेक करो ए है क्या? यस सर। हाँ, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर तो जो इंसुलेटर होता है वो भी कंडक्टर का काम करने लगता है, तो ये सुपर कंडक्टिविटी जोन है। ठीक है लिस? हाँ सर। तो इस पे ये सुपर कंडक्टर का काम करेगा, समझ गए ना? हाँ हाँ, बट यदि टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस कुछ, तो वहाँ पर वो इंसुलेटर के जैसे काम करता, बट ये टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसमें ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। इन एन अनबायस पी एन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। अगर कोई अनबायस्ड मतलब अनबाइजिंग नहीं करी है आपने, मतलब नॉर्मल पी एन जंक्शन आपने बनाया है, तो पी रीजन के जो होल होते हैं वो एन रीजन की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं। क्यों क्यों डिफ्यूज़ करते हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन की वजह से। होल की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा। ज्यादा होती है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाई द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो लगता ही नहीं है कोई, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चेक करो बेटा, सी सेवेंथ का। 7 का D है। डी मतलब सारे हाँ सपोर्ट हो रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम। हाँ, ये बात तो सही है बेटा कि यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सही बात है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये सही बात है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाई द पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा अप्लाई हो गया? भाई अनबाइज्ड में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता नहीं, तो ये गलत है। हाँ अनबाइज्ड में नहीं होता है। अनबाइज्ड में तो कोई बैटरी आपने लगाई नहीं है, है ना? हाँ
अनबाइज्ड में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, होल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये बात सही है। तो आंसर ए सही है, सी सही है, तो दोनों को मिला के करेक्ट आंसर डी कर दिया। क्लियर? यस सर। हाँ, एक्चुअली ए और डी सी दोनों सही है, इसलिए ऑल ऑफ अबव कर दिया गया है, बट बी इसका आंसर है ही नहीं है, बी गलत है। ठीक एलिस, क्लियर? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th हो गया, अगला क्वेश्चन 8th। 8th क्वेश्चन, व्हेन अ फॉरवर्ड बाइस अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन, बताओ भाई क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर कोई फॉरवर्ड बाइस को आप पीएन जंक्शन में लगाओगे तो क्या होगा। राइजेस, reduces the majority charge carrier, lower the potential difference, none of the above। बोलो, नहीं पता है एलिस? देखो जैसे ही फॉरवर्ड बाइस लगाते हो, फॉरवर्ड बाइस लगाते हो तो ये जो ब्रेकिंग पीछे वाली जो बैटरी होती है वीबी, आगे वाली बैटरी इसको तोड़फोड़ डालती है कि नहीं तोड़फोड़ डालती? लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। सी आंसर चेक करो 8th का सी। यस सर। समझ गए ना, डिप्लेशन लेयर कमजोर हो जाती है, होती कि नहीं होती बोलो? हाँ हाँ तो सर। इसका आंसर होता है डिप्लेशन लेयर रेड्यूसेस, हाँ या ना? यस और सर। साथ ही साथ बैरियर वोल्टेज भी खत्म हो जाता है, कोलैप्स्ड। याद आया? हाँ सर। क्योंकि बाहर का वोल्टेज ज़्यादा होता है, अंदर का कम होता है, तो ये तोड़ देता है इसको। हाँ। 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप अ बार मैग्नेट 10 एम्पियर मीटर। ओके बेटा, ये क्या एम्पियर मीटर क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ एम, एम स्मॉल एम होता है, 10 एम्पियर मीटर दिया, ठीक है बेटा। एंड हाँ लेंथ सर। 10 सेंटीमीटर, जो एल दी गई है, 2L भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे 2L कह देंगे। 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 30 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है चलो देखो, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, याद है? मैग्नेटिक फील्ड में एम बी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है पी साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एम की वैल्यू पुट कर दो 10, बी की वैल्यू पुट कर दे बेटा, बी की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है बेटा। हाँ, एक मिस्टेक हो गई बेटा, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी। कैपिटल एम बी साइन थीटा होता है बेटा, मैंने स्मॉल एम लिख दिया। कैपिटल एम बी साइन थीटा, और कैपिटल एम मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। बोलो यस और नो, बोलो। एम इंटू एल नहीं होता क्या? होता है सर। भाई एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एम उसी को 2L बोलते हैं, उसको कंफ्यूज मत हो। टोटल लेंथ को ही 2L बोल देते हैं, तो L बोल दो, क्या जाता है ना। हाँ सर। M की वैल्यू 10 इंटू L की वैल्यू कितनी दी है? 10 इंटू 10 की पावर -2, ये लो, इंटू B कितना दे रखा है बेटा? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। हाँ। एम बी साइन थीटा, साइन 30 यानी 1/2, ठीक है। 1/2। चलो सॉल्व करो, 2 से गया यार 2 बार, 10 की पावर 2 से ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, है ना। आंसर पाई इंटू 10 की पावर 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। चेक करो बेटा आंसर कौन सा, बी लग रहा, बी चेक करो है क्या? ए है।
ए है। ओके, कुछ गलती हो गई। सेंटीमीटर को मीटर में बदल तो दिया भाई, अब क्या चाहता है ये? आ? अब क्या चाहता है? एम की वैल्यू कितनी है भाई? 10 एम्पियर मीटर है। बी की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। एम की वैल्यू कितनी है भाई? 10 एम्पियर मीटर, और 10 एम्पियर मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻²। मतलब 10 गुणे 10 100, और 100 में से 100 कैंसिल हो गए। बेटा हमारा आंसर सही है, इनका गलत है, ठीक है ना? यस सर। हाँ एलिस, इनका आंसर गलत है, अपना आंसर सही है? यस सर। करेक्ट इज बी। बताओ क्या गलती, तुम खुद बताओ, देखो कुछ लग रहा गलती? नहीं सर। हाँ, और कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। The number of lines of force passing through unit area placed perpendicular to the magnetic lines of force. Number of lines passing through unit area क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नंबर ऑफ लाइंस फोर्स पासिंग यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द, मतलब नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस को तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, डेंसिटी भी नहीं बोलेंगे। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। हाँ देखो बेटा, समझाता हूँ मैं। पर यूनिट एरिया है फाई इक्वल टू बी बाई ए। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो हाँ आपने देखा होगा भाई, परपेंडिकुलर लाइन पर यूनिट एरिया, जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं वो फ्लक्स फाई होती हैं, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या होता है? बी होता है कि नहीं होता, बोलो? यस सर। जिसको अपन बाद में बना के बोलते हैं कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है ना? हाँ सर। भाई परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस को फ्लक्स बोलते हैं, और पर यूनिट एरिया जाने वाले को क्या बोलते हैं? फ्लक्स डेंसिटी। तो आंसर चेक करो, बी, फ्लक्स डेंसिटी। टेंथ का बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यस सर। हाँ सर, सही है। ठीक, 11th क्वेश्चन करते हैं अब। 10th हो गया। डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ो एलिस। One conducting sphere has charge minus 50 electron and another similar sphere has charge plus 20 each. If both the spheres are separated after touching them, the charge on each will be. देखो दोनों सेम साइज के, मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम होगी। जब दोनों को टच कर दिया गया तो माइनस का 50 और प्लस का 20 हो गया माइनस का 30। हाँ भाई पहले टच करने के बाद जो नेट चार्ज बनेगा वो माइनस का 50 इलेक्ट्रॉन और प्लस का 20 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बचा नेट चार्ज बेटा? -30 इलेक्ट्रॉन। बोलो यस और नो? यस सर।
और अब कह रहा दोनों को टच करके इक्वल इक्वल, तो बेटा -30 दो पार्ट में बच जाएगा। इसके पास भी -15 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी -15 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो एक के पास चार्ज कितना होगा, -15 इलेक्ट्रॉन। देखो ए ऑप्शन हाँ। सही है, यस सर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an electric dipole is rotated from its equilibrium state to an angle theta in direction of electric field. Work done, देख बेटा, u वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है डाइपोल के केस में w इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। पहले फील्ड के पैरेलल था तो थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, बाद में फील्ड से थीटा हाँ। एंगल पे घुमा दिया गया तो थीटा हो गया, बोलो हाँ। यस सर। पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है एलिस। यस सर। चेक करो बी ऑप्शन। 12C दिया है। ये कैसे हो सकता है भैया, कितने एंगल पे घुमाया है, बाई एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बेटा गलत है आंसर, करेक्ट आंसर बी Yes, नोट sir. करो, गलत आंसर है। सी कैसे आ Yes, जाएगा, sir. हाँ रॉन्ग आंसर गिवन। ठीक है बेटा, यस सर। चलो 13 करें। हाँ। चलिए देखिए 13 क्वेश्चन पढ़ो एलिस। क्वेश्चन नंबर 13, The value in vacuum of energy density at a place in a region of electric field intensity E due to it is given by। तो आपको बताना है इसमें एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। द वैल्यू इन वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई गिवन बाई। ओके देखो जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी निकलती है ई फील्ड होता है बीच में, तो U इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसा कुछ होता है यार, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। नोट करो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है। हाँ। ये होती है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा अगर तुम मुझसे पूछो कि सर क्यों होती है, तो मैं बता सकता हूँ बेटा। देखो
एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर होती है हाफ सी वी स्क्वायर, बोलो यस। Yes, sir. तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ सी, और v का मतलब क्या होता है देख बेटा, E इक्वल टू वी बाई डी होता है कि नहीं होता, बोलो कैपेसिटर में। होता है। तो v, इसको L ले लो, तो v इक्वल टू ई इंटू एल हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. तो e इंटू एल का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है एरिया, वॉल्यूम मतलब होता है कितना, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ठीक है एलिस। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, हालांकि इसको यू बार से शो करते हैं, तो मेरे को यहाँ यू बार लगाना था, अभी आ जाएगा देखो। 1/2 सी इक्वल टू होता है बेटा, सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। Yes, sir. तो बाई एल मान लो, क्योंकि अपन डी को यहाँ एल लेके चल रहे हैं। ई स्क्वायर एल स्क्वायर, एल इस यहाँ पे आएगा ए इंटू एल, बोलो हाँ। Yes, sir. एल 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 स्क्वायर कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ sir. नोट कर लो। डन। Yes, sir. नाउ क्वेश्चन 12, 13 हो गया, सॉरी 14 करना है, हाँ। पढ़ो एलिस क्वेश्चन। What will be the capacity of parallel plate capacitor when the half of parallel space between the plates is filled by material of dielectric constant epsilon r? Assume that capacity of the capacitor in air is C. कह रहा है कि नई कैपेसिटी क्या होगी अगर आधे को एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया गया है। What will be the capacity of the parallel plate capacitor when half of the parallel space between the plate is filled by a material of dielectric constant epsilon r? Assume that the capacity of the capacitor in air equal to C. मान लो बेटा शुरुआत में हाँ लिए थे कैपेसिटर के, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बोलो यस। Yes, sir. बाद में क्या किया इन लोगों ने कि आधे जगह में एप्सिलॉन आर को भर दिया, बोलो यस। Yes, sir. आधे जगह में एप्सिलॉन आर को भर दिया, तो आपको पता होगा बेटा ना कि सी डैश इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बोलो याद है। Yes, sir. फॉर्मूला यही होता है ना मीडियम भरने का। Yes, sir. हाँ. एप्सिलॉन नॉट ए, बेटा अगर ये टोटल डिस्टेंस डी है तो आधी दूरी कितनी होगी, डी बाई टू, बोलो हाँ। D by 2. Yes, डी sir. में से डी बाई टू गया तो कितना बचा बेटा, डी बाई टू, बोलो यस। Yes, sir. और टी कितना है, डी बाई टू अपॉन के की जगह एप्सिलॉन आर, मतलब डी बाई टू एप्सिलॉन आर, बोलो हाँ। हाँ sir. बेटा अगर मैं डी बाई टू कॉमन ले लूँ, अगर मैं डी बाई टू कॉमन ले लूँ तो देखो टू ऊपर पलट मार करके एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो बचेगा ही, क्योंकि डी बाई टू मैंने कॉमन ले लिया, बोलो यस और नो। हाँ. Yes, sir. नहीं बचेगा, बचेगा. और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन आर, बोलिए यस। Yes, sir. ओके अच्छा देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो अपने पास सी है बेटा पुराना वाला, बोलो हाँ. सी है कि नहीं है। है. तो ये बन जाएगा 2C अपॉन
देखो एलसीएम ले लूँगा तो एप्सिलॉन आर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, पलटी मार करके ऊपर आएगा 2 एप्सिलॉन आर सी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस वन। चेक करो बेटा ऑप्शन नंबर ए। नो 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 सी है, नो। हाँ सी है सी। ऑप्शन। हाँ, अरे 14C। क्यों भाई? What will be the capacity of the parallel plate capacitor when the half parallel plate capacitor between the plates is filled by a material of dielectric constant epsilon r? तो भाई फॉर्मूला आधे के लिए तो यही होता है ना, d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो d माइनस आधे में t बाई टू में तो d बाई टू ही बचेगा इफेक्टिव, और t बाई के। गलत है एलिस, मेरा आंसर सही है बेटा। है, हाँ, मैंने यस सर। कोई गलती नहीं करी, एकदम सही है। कहाँ से आ रहा है वो, तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है उसमें वो वाला। यस सर। ठीक है ना। यस सर, हाँ सर। सही है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट इसको चेक कर लेता हूँ मैं, एक बंदे को भेज देता हूँ। हाँ वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैंने एक और सर से पूछा, ठीक है ना। हाँ, कल वो हाँ, नहीं कर रहे थे अपन, वो जो मिल गया था अपन को जिसमें कैपेसिटर वो पैरेलल में दे दिया था, यस सर। तो वो मैंने टेस्ट किया एक और बंदे से पूछ के, तो उन्होंने बताया कि भैया नहीं सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो। क्लियर? यस सर। कम बैक। 14 हो गया, 15 पे आ जाओ। स्टार मार दो। ओके, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। सुंदर क्वेश्चन है ये तो भाई। चलो करो एलिस, कैसे करेंगे भाई? देखो बेटा इसमें रेजिस्टेंस के लिए ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है। बोलो एलिस यस और नो। हाँ, यस सर। तो आर 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 तीनों आ गए पैरेलल में, है ना। यस सर। तो आर 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 का पैरेलल कितना हो गया? आर बाई थ्री। यस सर। और आर बाई थ्री के साथ है आर सीरीज में, तो आर बाई थ्री प्लस आर, 4r/3। बेटा चेक करो, इसमें स्टार बना है। बी आंसर। स्टार बना है सर, पता नहीं। अच्छा तो सही लिख लो 4r/3। यस सर। भाई देखो ना, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, हाँ या ना। यस सर। तो ये तीनों तो कॉमन पॉइंट हो गए ना बी के साथ, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई, ये बैठ गया ओ और ये बैठ गया बी। बोलो यस। यस सर। ठीक है ना। और यहाँ पे ओ और बी के बीच में एक लगा हुआ है आर का, इधर एक लगा हुआ है आर का, और इधर नीचे से एक लगा हुआ है आर का। बोलो यस। यस सर। और ये ओ के बाद एक कनेक्शन लगा है आर का, इस टर्मिनल का नाम दे दिया है ए। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो ये हो गया आर, और यहाँ हो गया कितना? आर 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 का पैरेलल, r/3। हाँ। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो r/3 इधर आया और r इधर आ गया, तो r/3 प्लस r सीरीज में कर दोगे तो कितना आएगा? 4r/3, है ना। हाँ। नोट कर लो, इस पेपर में बहुत गलतियां हैं। ठीक है एलिस। यस सर। चलो 16 देखो बेटा। हाँ
The relation between the thermo EMF ET and temperature of the hot junction given by ET is equal to इतना the value of the neutral temperature. Okay, value of the neutral temperature कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल टेम्परेचर तब निकलता है जब आप जो है डिफरेंशिएशन को जीरो करते हो. ओके, लिख दो कंडीशन. एट न्यूट्रल टेम्परेचर क्या रूल होता है? डी थर्मो ईएमएफ अपॉन डी टेम्परेचर इक्वल टू जीरो. ये कहलाता है न्यूट्रल टेम्परेचर. ठीक है. यस सर. चलो देखो, तो अपने पास दिया गया है ई टी. थर्मो ईएमएफ कितना दिया है? अल्फा टी प्लस बीटा 1/2 नीचे कर दो टी का स्क्वायर. चलो बेटा डिफरेंशिएट कर दो डी ई टी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में. तो एलिस अल्फा कांस्टेंट है, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. यस सर. बीटा 2 कांस्टेंट है, इसका 2t हो जाएगा. हाँ. 2 से 2 कैंसिल, मतलब अल्फा प्लस बीटा टी आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया. ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, मतलब ईएमएफ का डिफरेंशिएशन. अब पता है इसको जीरो के इक्वल करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा टी इक्वल टू जीरो, मतलब बीटा टी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, है ना? हाँ. तो t इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा. सी इज द आंसर. डन. यस सर. चलो नोट कर लो, सी ये हो गया. 17 चलते हैं लिस्ट. ओके 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 ओके, क्या है ये भैया इतना बड़ा सा? A long straight wire placed along z axis has a current flowing I in minus z direction. The magnetic field at point xy located at z equal to 0 plane will be. अच्छा, तो क्या इसमें जुगाड़ लगनी है? ऐसा कुछ है. देखो बच्चों, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मान लो अपन ने पहले एक्सिस बना लिया. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हवा में जाने वाला जेड एक्सिस है. ठीक है एलिस? यस सर. तो मान लो जैसा मैंने डायग्राम बनाया है उसमें एक आपके पास जो है कंडक्टर रखा हुआ है. कंडक्टर जेड एक्सिस में रखा हुआ है ना? स्ट्रेट वायर प्लेस जेड एक्सिस, फुल फ्लोइंग करंट आई इन माइनस जेड डायरेक्शन, और इसमें माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ एक करंट आई फ्लो हो रही है, स्मॉल आई. द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स वाई लोकेटेड जेड इक्वल टू 0 प्लेन. ओके, z इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब क्या होगा? जैसे ये 0 है, अगर ऊपर बढ़ोगे तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 होगा, फिर z इक्वल टू 2 होगा, z इक्वल टू 3 होगा. तो बेटा आपको यहीं पर, मतलब जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पर आप एक प्लेन कंस्ट्रक्ट करो. करा? यस सर. ओके, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है. तो इस प्लेन में ये करंट नीचे की तरफ भाग रही है, जान दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को नीचे जा रही है. मुझे इस प्लेन पे मुझे कोई पॉइंट है x, y, यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना है. मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है. ठीक है ना? ओके 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 ओके. देखो जी देखो, अब जो यहाँ पर फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ओके, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस, ओहो नीचे आ गया थोड़ी, चलो बच्चों कोई बात नहीं, ये इसको मिटा दो. अब ठीक है, मान लिया ये पॉइंट x, y है, तो एलिस ये डिस्टेंस x होगी, बोलो हाँ. यस सर. नहीं दिख रही तो ये देखो परपेंडिकुलर खींच दिया, और इसके सामने वाली ये डिस्टेंस बेटा y होगी, बोलो यस. यस सर.
तो ये डिस्टेंस हो गई x एंड y। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये y है तो ये y होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं इस डिस्टेंस को r मान लूँ तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है जी। अब जो मेरे पास फील्ड जाएगा इस पॉइंट पर बेटा जी, देखो इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना है तो अपनी उंगलियों को जेड एक्सिस की नीचे डायरेक्शन में देखो। ये फील्ड जो है ये इस तरीके से भागेगा, यहाँ यूं ऐसा भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? उंगलियों यस सर। अंगूठा करो नीचे, ऐसे खींचो। भागेगा कि नहीं भागेगा? यस सर। तो भाई ये फील्ड जो है इस तरीके से भाग रहा है। करंट के साथ रेडियल वेक्टर का एंगल है थीटा। बोलो यस। यस सर। करंट के साथ रेडियल वेक्टर का एंगल है थीटा। तो एक कंपोनेंट इसका टूटेगा, इधर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है भाई। ये थीटा है, ये 90 है। ये कितना होगा भाई? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट बनेगा, कलर चेंज कर लूँ, बहुत ही कातिल क्वेश्चन। ये कंपोनेंट बनेगा 90 माइनस थीटा। ओके, ये कंपोनेंट बन गया बेटा 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये 90 माइनस थीटा बन गया। तो नीचे वाला ये जो कंपोनेंट, ये एंगल भी बन गया 90 माइनस थीटा। बोलो एलिस यस की नो? यस सर। तो ये भी 90 माइनस थीटा बन गया। मतलब यहाँ के जो कंपोनेंट इस पॉइंट पे, दो कंपोनेंट एक तरीके से रिजॉल्व हो रहे हैं। एक बी कॉस 90 माइनस थीटा टूटेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है बी साइन थीटा। मतलब एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आएगा बी साइन थीटा, ये आया बी साइन थीटा। और एक कंपोनेंट आपका यहाँ की तरफ टूटेगा जिसका नाम है बी कॉस थीटा। बोलो यस। यस सर। ओके जी, ठीक है। एक टूट गया बी साइन थीटा और एक टूट गया बी कॉस थीटा। दो कंपोनेंट यहाँ पे बन गए। चलो ठीक है भाई। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो इधर से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक मिनट यार, कितनी उधम मच रही इस क्वेश्चन में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
चलो एक मेरे पास और तरीका है, ये एंगल जो है ये इधर वाले के साथ थीटा बना रहा है। हाँ बेटा इसको रोक दो, इसको ड्यू करो, मैं करके दूंगा इसको, बहुत इसमें मेहनत लगेगी, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया है, अभी मेरी रीच के बाहर जा रहा है, इसको मैं करके दूंगा। ओके यस सर। ठीक है ना, इस पर अपन ड्यू लगा देता हूँ, मैं करूँगा इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ कंडक्टिंग लूप पढ़ो एलिस। A conducting loop is placed in uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the magnetic field. Induced EMF will be produced in the loop if कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा। हाँ भाई, इंड्यूस ईएमएफ तब प्रोड्यूस होगा जब जाने वाला फ्लक्स जो होगा इसके एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ये लूप है, बोलो हाँ। ठीक है, हाँ सर। हाँ ये लूप है, ये इसका एरिया वेक्टर है, क्लियर। हाँ हाँ और अब यहाँ से नीचे से खूब सारे फ्लक्स आ रहे हैं, तो भैया बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। इट रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस। देखो बेटा बी आंसर, अगर ये अपने एक्सेस के अबाउट घूमेगा तो इससे फ्लक्स पूरा का पूरा पास होगा। क्लियर सर, बेटा, B है। चलो Yes, बी है आंसर। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 18। An electric heater is heated repetitively by DC and AC applied voltage for both the current equal. The heat produced per second। अच्छा, किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, डीसी में या एसी में? हाँ, पढ़िए क्वेश्चन श्रुति। An electric heater is heated respectively by DC and AC. Applied voltage for both the currents is equal. The heat produced per second will be. ओके, देखो किसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एक में डीसी सप्लाई लगी है, एक में वो सप्लाई लगी है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास जो IRMS होता है, जो AC लगाते हो आप, तो AC जो DC इक्विवेलेंट फ्लो करता है वो क्या होता है बच्चों, IRMS। बोलो हाँ। Yes sir. तो IRMS फ्लो करता है एंड IRMS इक्वल टू होता है पीक करंट का √2 टाइम्स। बोलो यस। Yes sir. मतलब ये जो पीक करंट होती है उसको कम कर देता है, एक RMS रीडिंग जो होती है इसकी कम आती है। तो आंसर मेरी समझ में होना चाहिए मोर ऑन हीटिंग बाय DC सोर्स, बी आंसर होना चाहिए। चेक करूं, Yes sir, B है। ओके करेक्ट है। तो बी में होगा, DC सोर्स में हीटिंग ज़्यादा होगी क्योंकि DC सोर्स की जो करंट होती है वो ज़्यादा हुआ करती है, RMS वैल्यू कम निकल करके आती है। ओके, Yes sir. मतलब ऐसा समझो कि अगर आप कोई DC में कोई 4 एम्पियर की करंट दे रहे हो तो वो तो कॉन्स्टेंटली 4 चलेगी। बोलो हाँ। हाँ मगर AC में 4 की ऐसे चलेगी करंट, नीचे भी जाएगी फिर ऊपर वापस आएगी, फिर ये 4 बनेगी। तो उसका जो DC इक्विवेलेंट सेट होगा वो यहाँ पे सेट नहीं होगा, वो यहाँ पे सेट होगा। समझ में आया? Yes sir. तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुई, DC तो हुई ना, हाँ क्योंकि AC का जो DC जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है। पढ़ा होगा ना वो 0.707 ऑफ I0।
हाँ 70% होता है पीक करंट का। क्लियर? हाँ यस सर 20। इफ द वेलोसिटी, ओहो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, काम का क्वेश्चन। एलिस देखो बेटा, ड्रॉ वेलोसिटी दे रही है अल्फा टी। अभी बेटा ये वेलोसिटी है तो ये भी तो वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, मतलब अल्फा टी इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1, बोलो हाँ। यस सर एल टी की पावर -1 अपॉन टी, मतलब एल टी की पावर -2 अल्फा। ये लो भैया, पहले यही हो गया, आंसर ए दिख गया। बोलो क्लियर? यस सर इन लोगों ने अल्फा पूछा तो पहले ही आंसर चेक करो ए। अब वैसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, करवाना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर ये है। बन जाएगा। हाँ अब गामा क्या होगा? कांस्टेंट के साथ जो ऐड होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा यार, तो कांस्टेंट के साथ ऐड यस होने सर वाला कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट क्या होता है? गामा, ना एम ना एल ना टी, M0 L0 T0, बोलो हाँ। यस सर अच्छा